नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो पत्थर में गढ़ी गई है। एक ऐसे शानदार स्मारक की कहानी जो एक समय पर हमेशा के लिए खो ही गया था। तो ये कहानी शुरू होती है सांची के महान स्तूप से। इसे पत्थर में गड़ी एक पहेली ही समझिए, एक ऐसा प्राचीन अजूबा जिसे बचाना बहुत बहुत जरूरी था। तो सवाल ये है कि आखिर ये कीमती खजाना आज के ज़माने तक बचा कैसे रहा। और यकीन मानिए, इसकी कहानी भी खुद इस स्मारक जितनी ही दिलचस्प है। बात है 19वीं सदी की, जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नज़र सांची पर थी। खासकर फ्रांसीसी और अंग्रेज, वो इसके सबसे खूबसूरत और अच्छी हालत में बचे हुए पूर्वी तोरणद्वार, मतलब जो मेन गेटवे है, उसे अपने म्यूजियम में ले जाना चाहते थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। भोपाल की शासक शाहजहां बेगम और उनके बाद सुल्तान जहां बेगम ने इस मुश्किल सिचुएशन को बड़ी ही समझदारी से हैंडल किया। देखिए, उन्होंने क्या किया। असली गेटवे को यूरोप ले जाने की इजाजत देने की जगह उन्होंने बड़ी चालाकी से प्लास्टर से बनी उसकी एक हूबहू कॉपी देने की पेशकश की। सोचिए, कितना सिंपल लेकिन शानदार आइडिया था। और इसी एक कदम ने ये पक्का कर दिया कि असली तोरण द्वार अपनी जगह पर यहीं भारत में सलामत रहे। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। उनका योगदान इससे कहीं ज्यादा था। उन्होंने इस पूरी जगह के रखरखाव के लिए, यहीं पे एक म्यूजियम बनवाने के लिए और तो और जॉन मार्शल के उस जरूरी काम को छपवाने के लिए भी पैसा दिया, जिसने सांची की अहमियत पूरी दुनिया को समझाई। तो सवाल उठता है कि आखिर इस स्मारक में ऐसा क्या था, ये इतना कीमती क्यों था कि इसे बचाने के लिए इतनी कोशिशें की गईं? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की, मतलब आज से कोई 2500 साल पहले की। जरा सोचिए, ये पूरी दुनिया में एक जबरदस्त बौद्धिक जागृति का दौर था। सिर्फ भारत में बुद्ध और महावीर ही नहीं, बल्कि ईरान में ज़रथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस, ग्रीस में सुकरात और प्लेटो, हर जगह बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे थे। उस जमाने में भारत की गंगा घाटी में तेजी से बदलाव आ रहे थे। नए नए शहर और राज्य बस रहे थे और इस वजह से समाज में एक बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। और जानते हैं, इसी उथल पुथल के बीच कुछ विचारकों ने जिंदगी के सबसे बुनियादी सवालों पर सोचना शुरू कर दिया कि आखिर इस अस्तित्व का मतलब क्या है। लेकिन इन नए विचारों के आने से पहले जो पुरानी आध्यात्मिक परंपरा थी वो बिल्कुल अलग थी। तो चलिए पहले उसे समझते हैं कि वो दुनिया कैसी थी। ये वो दुनिया थी जो वेदों पर आधारित थी, खास तौर पर ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों पर। इसमें अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवताओं को खुश करने के लिए भजन गाए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। और ये सब क्यों होता था? ताकि मवेशी मिले, बेटे हों, सेहत अच्छी रहे और उम्र लंबी हो। अब देखिए, शुरुआत में तो ये यज्ञ सब लोग मिलकर करते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये और भी जटिल और खास होते चले गए। अब राजसूय और अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जो राजा और सरदार अपनी ताकत और रुतबा दिखाने के लिए करते थे। और जाहिर है, इन यज्ञों के लिए वो ब्राह्मण पुजारियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए थे। लेकिन इस जमी जमाई व्यवस्था को अब एक चुनौती मिलने वाली थी। विचारकों की एक नई लहर उठ रही थी जो इन सदियों पुरानी परंपराओं पर सवाल उठा रही थी। उपनिषद जैसे ग्रंथों में हमें इसकी झलक मिलती है। पता चलता है कि लोग अब सिर्फ रस्मों रिवाजों से खुश नहीं थे, वो और भी गहरे सवाल पूछ रहे थे। जैसे, आखिर जिंदगी का मतलब क्या है? क्या मौत के बाद भी कुछ है? ये पुनर्जन्म क्या चीज है? क्या इसका हमारे कर्मों से कोई लेना देना है? और इन्हीं सवालों की वजह से पूरे देश में जोरदार सार्वजनिक बहसें होने लगीं। सोचिए, वो माहौल कैसा रहा होगा। बुद्ध और महावीर जैसे शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह जाते और अपनी सोच और दर्शन पर लोगों से बहस करते। ये चर्चाएं अक्सर कुटागारा शालाओं में होती थीं, मतलब नुकीली छतों वाली झोपड़ियों में। आप इन्हें उस जमाने के इंटेलेक्चुअल डिबेट सेंटर कह सकते हैं। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क नजर आता है। देखिए, एक तरफ थी पारंपरिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो मानती थी कि किसी भी इंसान का वजूद उसकी जाति और लिंग से तय होता है। और दूसरी तरफ थे ये नए विचारक, जिन्होंने एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या परिवार में पैदा हुआ हो, अपनी खुद की कोशिशों से जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकता है।
तो अब सवाल ये है कि ये जो क्रांतिकारी नए विचार थे, जो इतनी बहसों और चर्चाओं से निकले थे, वो हजारों सालों तक जिंदा कैसे रहे? ये कहानी भी उतनी ही जरूरी है। तो ये पूरा सफर शुरू हुआ बुद्ध की अपनी शिक्षाओं से। वो अपने जीवन काल में सिर्फ बोलकर सिखाते थे, कुछ लिखा नहीं जाता था। फिर उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनके सबसे बड़े शिष्यों ने एक सभा की और उनकी सारी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा किया, और इन्हीं संग्रहों को बाद में त्रिपिटक यानी 3 टोकरियों के नाम से जाना गया। तो पहले तो ये शिक्षाएं सिर्फ मौखिक रूप से, मतलब जुबानी तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची, लेकिन बाद में इन्हें पांडुलिपियों पर यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स पर लिखा गया, और इन्हीं कीमती पांडुलिपियों को मठों में सदियों तक संभाल कर रखा गया। इसी वजह से ये विचार भारत से निकलकर श्रीलंका, चीन और दुनिया के कोने-कोने तक फैल पाए। और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी, सांची का महान स्तूप। अब हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये उस पूरे नए दर्शन का एक जीता जागता ठोस सबूत है। एक ऐसा स्मारक जिसे बुद्ध और दूसरे पूजनीय व्यक्तियों के अवशेषों को सहेजने के लिए बनाया गया था। तो सांची असल में विचारों में आई उस क्रांति की एक विरासत है, उन ख्यालों का एक जिंदा जागता सबूत जिसने एक पूरे महाद्वीप को चुनौती दी और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये आज हमारे सामने उस अविश्वसनीय बदलाव के दौर के गवाह के तौर पर खड़ा है, जिसे कुछ समझदार शासकों ने बचाया और हम सब के लिए महफूज रखा। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने आज के दौर के कौन से ऐसे विचारों को आने वाली सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए पत्थर में गढ़ कर जाना चाहेंगे।